नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। दिल्ली के चाणक्यपुरी में जब उत्तराखंड निवास बनकर तैयार हुआ तो उत्तराखंड वासियों में एक उम्मीद जगी कि जब वो राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे तब उनके ठहरने की व्यवस्था हो गई है। और ऐसा ही सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी कहा गया था। जब वो लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आम जनता के लिए, प्रदेशवासियों के लिए अब यहां ठहरने की व्यवस्था हो गई है, जहां पर उन्हें अपने घर जैसा महसूस होगा। लेकिन हैरानी की बात तो तब सामने आई जब राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से शासनादेश जारी किया जाता है और जब वो सामने आता है शासनादेश तब सभी के होश उड़ गए। वो इसलिए क्योंकि अधिकारियों की मनमानी साफ तौर पर इस शासनादेश में नजर आई। आपको बता दें कि इस उत्तराखंड निवास में आम जनता के लिए कोई एंट्री नहीं दी गई। जिस उत्तराखंड निवास को आम जनता की गाढ़ी कमाई से तैयार किया गया, 120 करोड़ की लागत से यहां की बिल्डिंग तैयार की गई, उसी बिल्डिंग में आम जनता की कोई एंट्री नहीं, कोई उनका जिक्र नहीं, यहां तक कि उन्हें बैन कर दिया गया। सिर्फ यहां पर अधिकारी और नेता ही आ सकते हैं। जब यह पूरा मामला तूल पकड़ने लगा, जब मीडिया की सुर्खियां बनने लगी, तब जाकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इसका संज्ञान लेते हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो शासनादेश है उसमें बदलाव किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम जनता को इस तरह से इग्नोर क्यों किया गया? उन्हीं की गाड़ी कमाई से उत्तराखंड निवास तैयार किया गया, तो आखिर अधिकारियों ने अपनी मनमानी इस तरह से क्यों चलाई? और क्या एक बार फिर से यह माना जाए कि उत्तराखंड के भीतर अधिकारी जो है वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, अफसरशाही हावी है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, इंट्रोडक्शन आपका करवा देते हैं मेहमानों से। कमलेश रमन जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में हैं, कांग्रेस से शांति प्रसाद भट्ट जी हैं और गजेंद्र रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत। कमलेश रमन जी, आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आपने इंट्रो समझ लिया होगा कि आखिर किस तरह से किस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रदेशवासियों को इस तरह से इग्नोर क्यों किया गया? पहले तो बड़ी बड़ी बातें कही गई जब जनता की गाड़ी कमाई लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद शासनादेश आता है तो उसमें आम जनता और प्रदेशवासियों का कोई जिक्र नहीं, उन्हें ही बैन कर दिया गया। नहीं रीना जी, देखिए अभी जो शासनादेश जिसमें हुआ, जिसमें ये जिक्र कि भाई हमारा जनमानस वहां नहीं रुक सकता जो उत्तराखंड का नागरिक है। देखिए ये प्रदेश तो बना ही हमारे प्रदेश के युवाओं और महिलाओं की बदौलत है, तो उनको कोई कैसे रोक सकता है? उन्हीं का भाव, उन्हीं की जो मेहनत है जो हम आज उत्तराखंड सदन दिल्ली में बना पा रहे हैं, तो हमारे उत्तराखंड के निवासियों की तो अहम भूमिका है। और मुख्यमंत्री जी ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था रीना जी कि जो हमारा आम नागरिक है वो भी वहां जाकर के रुक सकता है, ठहर सकता है, अपने कामों को पूर्ण कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर कोई त्रुटि किसी अधिकारी के तरफ से हुई है तो उसमें संज्ञान लिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको स्वयं देख रहे हैं और उन्होंने निर्देश जारी किया है इस बात के लिए कि उत्तराखंड के नागरिकों की मेहनत, यानी कि साफ तौर पर माना जाए कमलेश रमन जी, अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। राज्य संपत्ति विभाग के सचिव हैं विनोद सुमन, उन्होंने अपनी मनमानी की है, इसका मतलब ये माना जाए? नहीं, क्योंकि जब सीएम साहब जाते हैं लोकार्पण के लिए, कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तब तो वो सीधे तौर पर ये कहकर आते हैं ना कि प्रदेशवासियों के लिए यहाँ ठहरने की व्यवस्था हो गई है। तो जब शासनादेश जारी किया जाता है तब क्या अधिकारियों को ये बात ध्यान में नहीं रहती है कि ये उन्हीं के पैसों से बनाया गया बिल्डिंग है, उन्हीं के ठहरने की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए? उनकी जगह पर अधिकारियों को और नेताओं को मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने रीना जी। हमारे उत्तराखंड के जनमानस की भावनाएं हमारे उत्तराखंड निवास से जुड़ी हैं और अगर उनको एंट्री नहीं मिलेगी तो फिर किसको मिलेगी? यही तो स्पष्ट किया मुख्यमंत्री जी ने और यही तो दिशा निर्देश देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि हमें धन्यवाद भी करना चाहिए मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने धन्यवाद कर रहे हैं, सीएम साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन कमलेश रमन जी, क्या ऐसे मनमाने अधिकारियों पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं है क्या? क्यों अपनी मनमानी करने पर उतारू होगा यहाँ पर सचिव साहब? देखिए रीना जी, ये विनोद सुमन क्या भूल गए थे जब वो शासनादेश जारी कर रहे थे कि सीएम धामी सीधे तौर पर ये कह चुके हैं कि आम जनता को भी यहाँ ठहरने का मौका मिलेगा, उन्हें अपने घर जैसा अनुभव होगा, एहसास होगा। तो फिर आखिर क्यों उन्हें इग्नोर किया गया? और अगर इग्नोर किया, सीएम धामी की बातों को इग्नोर किया जा रहा है, मनमाने तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, तो लगाम लगाइए फिर ऐसे अधिकारियों पर।
रीना जी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया है, कोई अधिकारी ने अगर इसमें ये शासनादेश जारी किया है जिसमें हमारे जनमानस को वहां जगह नहीं दी है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान लेकर के उस अधिकारी से वार्तालाप करेंगे और पूछेंगे कि ये कहाँ त्रुटि हुई है। कमलेश रमन जी, सवाल तो ये भी है कि आखिर सीएम साहब कब तक सीएम साहब को मोर्चा संभालना होगा? आपदा की स्थिति आए तो सीएम साहब मोर्चा संभालेंगे, चार धाम यात्रा में अनियमितताएं हुए तो सीएम साहब मोर्चा संभालेंगे, जंगलों में आगजनी जैसी स्थिति पैदा हो तो सीएम साहब मोर्चा संभालेंगे, उत्तराखंड निवास में आम जनता की एंट्री ना हो तो सीएम साहब मोर्चा संभालेंगे। फिर अधिकारियों की छुट्टी कर दीजिए ना, सीएम साहब संभाल लेंगे सब कुछ। देखिए रीना जी, मुझे अपनी बात को थोड़ा सा पूरा कर लेने दीजिए। नहीं, गोल गोल मत घुमाइए, टू द पॉइंट कमलेश रमन जी, टू द पॉइंट यहाँ पर अपनी बात को रखिएगा, क्योंकि वाकई में यहाँ प्रदेशवासियों की बात है, उनकी गाड़ी कमाई को लेकर हम बात कर रहे हैं और उन्हीं को अगर इस तरीके से बैन कर दिया जाए तो वाकई में यकीनन प्रदेशवासियों में रोष होगा, उत्साह होगा। नहीं, देखिए मैंने आज ही मैंने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये त्रुटि जिस तरीके से हुई है इसको ठीक करें और शासनादेश दोबारा जारी करें, तो मुझे लगता है कि अभी इस मामले को इतना तूल देना, इसको यही तो बात है कमलेश जी, आप यही नहीं समझ पा रही है। सीएम साहब ने मान लीजिए अगर ध्यान न दिया होता तो फिर क्या होता? फिर तो वही होता कि प्रदेश का अगर कोई व्यक्ति वहां जा रहा है गेट से ही उसे वापस भगा दिया जाता, और शायद ऐसा हो भी रहा था, तभी ये पूरा मामला संज्ञान में लिया गया। रीना जी, अगर आप उत्तराखंड सदन में कहीं रुकी हो कभी, तो कभी किसी को भगाया नहीं जाता। अगर वहां पर जगह हो, वहां पर कमरे खाली हो तो सभी को शासनादेश जो जारी किया गया है कमलेश रमन जी, पढ़ा है आपने उसे? आम जनमानस को भी मिलते हैं। वो लिस्ट पढ़ी है आपने? जो ठहरने के लिए रूम का जो रेंट दिया गया है वो आपने पढ़ा? किसे किसे उस लिस्ट में नाम दिया गया है वो पढ़ा आपने? उसी आधार पर आज हम ये डिबेट कर रहे हैं मैडम। रीना जी, हमारे पास सभी प्रूफ है, उसी आधार पर हम ये डिबेट कर रहे हैं। और सीएम धामी के काम को हर कोई सराह रहा है, हर कोई तारीफ कर रहा है कि समय रहते उन्होंने इसका संज्ञान लिया। बहरहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ, वापस आऊंगी आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए रीना जी, उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार है। मुख्यमंत्री सौभाग्य क्या उनका तो कोई सुनता ही नहीं है, उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। मंत्रीगण उन्हें रिपोर्ट नहीं करते हैं, अधिकारी उनकी मनमानी करते हैं, वो सुनते नहीं है। हर मामले में तो ये सरकार ऑनरेबल हाईकोर्ट खींच जाती है, आप देख रहे हैं, चाहे वो निकाय चुनाव का मामला हो, अब पंचायत चुनाव का मामला हो, छात्र संघ चुनाव का मामला हो, स्थानीय निकाय का मामला हो, सब मामलों में ये सरकार कोर्ट में घसीटी जाती है। और अभी जो ये नया प्रकरण आया है अतिथि गृह का, तो इस प्रदेश में जो उत्तराखंड राज्य निर्माण में जिन लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं, उन परिजन हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उत्तराखंड के राज्य निर्माण आंदोलनकारी, सबको अगर आप बोलेंगे स्थान देते तो आप देखिए ना, ये केवल अधिकारियों की ऐशगाह बन गया है ये प्रदेश, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और रीना जी, मुख्यमंत्री जी जैसे आप कह रही हैं, आपदा के दौरान भी हमने देखा जब मुख्यमंत्री जी लेट लतीफ ही सही लेकिन अकेले दौड़ रहे थे, उनके मंत्री उनका साथ नहीं दे रहे थे। जब चार धाम यात्रा की तैयारी का समय था तब भी मंत्रीगण सैर सपाटे कर रहे थे, तब भी मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे। बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिन इशूज पर ये सरकार फ्लॉप साबित हुई है। तो मुझे कहना उचित प्रतीत होता है कि ये इनकी केंद्र से लेकर और ग्रास रूट तक भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, जितने इनके नेतागण हैं, ये जनता को कुछ समझते नहीं है, आम जनमानस को नहीं समझते हैं। नहीं, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या मान रहे हैं? अधिकारियों ने अपने स्तर से मनमानी दिखाने की कोशिश की है, मनमानी है ये अधिकारियों की, या त्रुटि है, गलती है, लापरवाही है, क्या मान रहे हैं आप? नहीं, लापरवाही त्रुटि का तो मतलब ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे मनमानी है। ये त्रुटि और लापरवाही का मामला नहीं है रीना जी, ये तो सीधे सीधे बहुत गंभीर कृत्य है इनकी सरकार में, और ये रोज हो रहे हैं। ये तो एक चीज पकड़ में आई, अगर आप रोज इनके शासनादेश और पत्राचारों को देखेंगे जिले से लेकर और प्रदेश तक, हर एक में यही हो रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिनको मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा।
हर जगह यही कर रहे हैं, चाहे वो खनन का मामला हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ा रही हूँ चर्चा को गजेंद्र रावत जी, क्योंकि आपने भी इस पूरे मुद्दे को देखा और हमने देखा किस तरीके से आपने भी विस्तार के साथ इस पूरे मामले की चर्चा सोशल मीडिया पर भी की। क्या मान रहे हैं, क्या किस तरीके से ये कदम उठाया गया? अधिकारियों की ये पूरी तरीके से मनमानी नजर आ रही है। एक तरीके से इस पूरे उत्तराखंड निवास को ऐशगाह बनाने की कोशिश कर रहे थे अधिकारी, लेकिन समय रहते संज्ञान लिया गया। क्या रिएक्शन? ये धामी सरकार का एक और रोल बैक है। और अगर कुमार सुमन ने कोई गलती करी है तो विनोद कुमार सुमन को तो चुनाव लड़ने जाना नहीं है। फाइनली जो धामी है उनको जाना है, उनकी सरकार को जाना है, जवाबदेही उनकी बनती है। इन अधिकारियों को जो विनोद कुमार सुमन आज पोजीशन पर बैठे हुए हैं, उस पोजीशन पर उनको किसी और व्यक्ति ने नहीं बैठाया है। ये जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी ने दी है। लिहाजा कोई भी जो गलती करेगा उसका सारा जो है ठीकरा धामी के सिर फूटना ये तय है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राधा रतूड़ी का एक और पत्र आया था कि उन्होंने कहा 10 दिन हो गए कोई डीएम उनको रिपोर्ट नहीं कर रहा है। जब 200 वर्ग मीटर से ज्यादा की विषय आया था कि भाई आप बताइए किस किस व्यक्ति ने जमीनें खरीदी है, तो पता चला है कि उत्तराखंड में जो आईएएस अधिकारी हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, IFS है, तमाम जो लोग हैं, इन लोगों ने भारी संख्या में जो है नियम विरुद्ध जमीनें खरीदी हुई है। इसलिए वो फाइलें जो लेट लतीफ चल रही हैं। आप ये जो आदेश, जिसकी आप विनोद कुमार सुमन के आदेश की बात कर रहे हैं, इस आदेश में तो ऐसी बू आती है जैसे हम कभी सुनते थे कि मसूरी में बोर्ड लगा हुआ था अंग्रेजों के जमाने में, और उसमें लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस रोड। बताते तो माल रोड में कभी लिखा जाता था। तो अगर विनोद कुमार सुमन जैसे वो अधिकारी आज भी सोच रहे हैं कि इस प्रकार से चलेगा, तो निश्चित रूप से बहुत ही जो है गैर जिम्मेदाराना है। और इस प्रदेश में ये पहला अवसर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने मीनाक्षी सुंदरम का प्रकरण सुना सचिवालय के भीतर। मतलब वो जो बॉबी पवार उनसे कागज मांग रहा था कि भाई आप बताइए कि आपने यूपीसीएल के उस भ्रष्ट अधिकारी को एक्सटेंशन किस ग्राउंड पे दिया, वो कागज दे दीजिए। वो कह रहे मैं कागज नहीं दूंगा। फिर वहां झूठ पत्रम की बात आई, फिर उन पर मुकदमा कर दिए गए। तो ये दर्शाता है कि ये जो अधिकारी विभिन्न पदों पर बैठाए हुए हैं, ये या तो इन पदों के लायक नहीं है, या ये जानबूझकर कोई इस प्रकार की चीजें की जा रही हैं जिससे सरकार की छवि को बट्टा लग रहा है। आपने इससे पहले राकेश शर्मा का कार्यकाल सुना, प्रभात कुमार सारंगी का सुना, ओम प्रकाश का सुना, और तमाम जिस प्रकार के अधिकारी इस प्रदेश में रहे, जिला स्तर पर देख लीजिए आप। तब कह रहे हैं कि फलाना डीएम विधायक का फोन नहीं उठा रहा है, और विधायकों ने जो है बाकायदा विधानसभा में अवमानना का नोटिस दे रखा है, और वो कहते हैं कि जो फलान जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने उनकी अवमानना कर ली है। तो इतनी हिम्मत उनमें कहां से आ रही है, या कोई और करवाया जा रहा है उनकी ओर से? अभी आपने कुछ दिन पहले डीजीपी थे यहाँ कार्यवाहक, उनका जो विषय सुना, डीजीपी साहब वहां कह रहे हैं कि भैया जो विकलांग है मैं उसको और बड़ा विकलांग बना दूंगा। वो कार्यवाहक डीजीपी कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और क्या नाम इसका हरीश रावत को समाचार चैनलों पर चुनौती देते हुए दिखाई दी। ये कहां से इन लोगों में इतनी हिम्मत आई? हमारा मानना है कि जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का एकमात्र मॉडल यह है, ये जो घुड़सवार है वो पुष्कर सिंह धामी है, और जो ये अधिकारी हैं ये घोड़े हैं। उनको कायदे से अगर इनकी लगाम नहीं खींचेंगे तो इसी प्रकार की जो असहज स्थिति है कि आज पुष्कर सिंह धामी को जो जवाब देना पड़ गया। आपको ध्यान होगा जब जिस दिन शैला रानी रावत की अंत्येष्टि हो रही थी, वो कौन अधिकारी थे जो पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली ले गए? कौन लोग थे जिन्होंने वहां जो एक और मंदिर का वहां पर जो है भूमि पूजन करवा दिया? तो ये वो तमाम चीजें हैं, अगर समय रहते आप इन पर लगाम नहीं लगाएंगे मैडम, तो वही स्थिति होगी कि आपने पहले तो आरक्षण जारी कर दिया निकाय का, और 2 घंटे बाद आपने इसलिए बदला दिया कि आपने किसी आदमी को उत्तरकाशी में अपने खास आदमी को चुनाव लड़वाना है, इसलिए कर दिया। या आपने इसलिए कर दिया कि आज जिस बात को लेकर मुन्ना सिंह चौहान शोर मचा रहे हैं, विनोद चमोली कह रहे हैं कि देहरादून का डीएम अपनी मर्जी से जो सही स्थल है उसको बदलवा रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन कमलेश रमन जी कह रही हैं वो शासनादेश जो जारी किया गया वो एक त्रुटि है, वो एक छोटी सी गलती है जिसे समय रहते ठीक कर लिया गया। ये छोटी सी गलती नहीं है कमलेश रमन जी, ये जानबूझकर की गई मनमानी है जिसे समझना होगा। और ऐसे में अगर ऐसे अधिकारियों को इग्नोर किया जाता है, उनकी इतनी बड़ी लापरवाही या मनमानी को इग्नोर किया जाता है, तो जाहिर तौर पर उनका मनोबल और भी बढ़ेगा और अपनी मनमानी करने पर वो और उतारू हो जाएंगे। रीना जी, कोई भी अधिकारी अगर इस तरह की कोई हरकत करता है और गलत तरीके से कोई शासनादेश जारी करने का काम करता है, तो मुझे लगता है कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं
ज्ञान उसको ठीक करने का काम भी करते हैं और उसमें जांच का काम भी करते हैं। और जांच भी होगी अगर गलत तरीके से, क्योंकि ये जन भावनाओं के अनुरूप है हमारा उत्तराखंड निवास, और उत्तराखंड की उसमें आस्था जुड़ी है, उनकी भावनाएं जुड़ी है। जब उत्तराखंड बनाने का काम महिलाओं ने किया, युवाओं ने किया, तो अगर हमारा जनमानस वहां नहीं रुक पाएगा तो फिर हमारा किस काम का? क्योंकि जो हमारे विधायक है, जो हमारे मंत्री है, जो वहां जाकर के रुकते हैं तो वो भी उत्तराखंड की ही बात वहां रखते हैं। लेकिन मुझे अभी पैनल पर बैठकर कई एक बात अभी सुनने को मिली, तो मुझे बहुत आपत्ति है इस बात की कि आपने कहा कि उत्तराखंड निवास वहां पर ऐशगाह क्यों बनेगा? वहां काम के लिए है, वहां काम के लिए मंत्री जाएंगे, वहां मुख्यमंत्री प्रवास करेंगे, वहां केंद्र में बैठ केंद्र की सरकार के साथ अपने बार रुकने का काम करेंगे और कामों को अंजाम देने का काम करेंगे। वहां ऐशगाह क्यों बनेगी? वहां उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो भी जाकर के रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं। और उत्तराखंड के निवासियों को ही तो बैन किया गया कमलेश रमन जी, आम लोगों को ही तो बैन किया गया। वहां अधिकारी जा सकते हैं, सफेद पोश जा सकते हैं, नेता जा सकते हैं, लेकिन अगर यहां से कोई आम नागरिक जाता है तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। उस शासनादेश में साफ तौर पर ये लिखा गया है। और आप कह रहे हैं कि काम के लिए अगर वहां कोई नेता या अधिकारी जाते हैं तो जाहिर तौर पर वो बिल लगाएंगे, आगे जाके उनका पैसा उनकी जेब में वापस आ जाएगा। एक दिन में 1000 रुपए वो पे करेंगे, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप नागरिक के लिए इस महंगाई के दौर में समझिएगा कि 1000 रुपए में आखिर उसके घर का कितना सामान आ जाएगा। रीना जी देखिए, एक आम नागरिक मुझे लगता है कि जिस तरीके से वहां जाता है या दिल्ली में ठहरने का काम करता है तो सबको पता है वहां पर होटलों में या और अन्य स्थानों पर, धर्मशालाओं में कितना चार्ज लगता है। तो न्यूनतम दर पर अगर हमारा उत्तराखंड का नागरिक वहां ठहर करके अपनी उन व्यवस्थाओं को जो है भोग सकता है तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ है नहीं। उसका तो हम वेलकम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो पहले ही कर दिया, इसका तो हम वेलकम कर रहे हैं ना, इसीलिए तो बिल्डिंग तैयार की गई। इसीलिए तो सीएम धामी जब खुद लोकार्पण के दौरान गए थे तब उन्होंने यही कहा था कि उत्तराखंड से कोई भी नागरिक अगर आता है तो उसे अपने घर जैसा महसूस होगा, वो यहाँ रह सकता है, ठहर सकता है। लेकिन क्या हुआ शासनादेश में कि कहीं पर आम नागरिक का कोई नाम, कोई जिक्र नहीं है, तो इसे क्या माना जाए फिर? अब देखिए, वो शासनादेश रद्द भी तो हो गया, कैंसिल भी तो हो गया। कब हुआ? जब ये पूरा मामला तूल पकड़ने लगा, जब सवाल खड़े होने लगे, जब शासनादेश की कॉपी सोशल मीडिया पर घूमने लगी, तब जाकर सीएम साहब उठते हैं, सीएम साहब संज्ञान लेते हैं। बोलने नहीं देती है सत्ता पक्ष को, विपक्ष को नहीं। तो कमलेश रमन जी सवाल पूछूंगी मैडम, सवाल पूछूंगी, सवाल तो मैं पूछूंगी ना, सवाल से भागिए मत, सवाल से भागिए मत। मीठी मीठी बातें अगर अच्छी लगती है तो कड़वी में सुन लिया कीजिए। रीना जी आप विपक्ष की बात में तो बात करती है, लेकिन जब मैं बोलने लगती हूँ तो आप मेरी बात को पूरा काट देती है। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप। अरे इतना देर तक तो आप ही बोल रही हैं, और कौन बोल रहा है? कमलेश रमन जी आप कह रही हैं कि खुद एक्सपीरियंस किया है क्या उत्तराखंड निवास जाकर? अगर हमने कोई एक्सपीरियंस किया हो, हमारे पास कई ऐसी कॉल्स आ रही हैं जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं जो वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी रोक दिया गया। बताइए, अब है आपके पास नहीं जवाब? देखिए रीना जी पत्रकारों के लिए भी वहां पर व्यवस्थित जगह होगी और जो हमारा आम नागरिक जाएगा उसके लिए भी होगी। हाँ, कोई जो त्रुटि अभी शासनादेश होगी मैडम, होगी। जब शासनादेश में बदलाव होगा, सीएम धामी ने संज्ञान लिया, तब जाकर ये बदलाव होगा। इसीलिए तो मैं आपको रोक रही हूँ बार बार कि जो मनमानी अधिकारियों ने की, क्या वो सही है? रीना जी संज्ञान में आया तभी तो सुधार हुआ। अगर संज्ञान में नहीं आता तो कैसे होता? मुझे लगता नहीं आता तो बिल्कुल आना चाहिए। वो हमारी धरोहर है रीना जी, उसको कैसे कोई अधिकारी या कैसे कोई व्यक्ति अपना बना करके चल सकता है? वो उत्तराखंड के निवासियों की धरोहर है उत्तराखंड निवास। वो किसी व्यक्ति विशेष की प्रपोती नहीं है, वो हमारी संपत्ति है उत्तराखंड की। तो हमारा उत्तराखंड का निवासी वहां जाकर के ठहर भी सकता है, वहां अपने कामों को अंजाम भी दे सकता है, अपने काम भी पूरे कर सकता है। कमलेश रमन जी, मैं जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि आम नागरिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार अगर वहां जा रहा है मान्यता प्राप्त, तो भी उसे एंट्री नहीं दी जा रही है। ये हमारे पास जानकारी हमें मिली है और लोग फोन करके हमें ये जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम वो देख रहे हैं बाकायदा और वो अपनी आप बीती हमें बता रहे हैं। गजेंद्र रावत जी, क्या आपने अभी इन दिनों में एक्सपीरियंस किया क्या उत्तराखंड निवास? अगर आप गए हो, आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो? उत्तराखंड निवास से और बड़ा एक मसला जो नौकरशाही की बेलगाम होने को लेकर है, ये सरकार हाईकोर्ट में खड़ी है और हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगी थी मैडम। उसमें कहा गया कि यहाँ पर जिन लोगों से करोड़ों रुपए की वसूली होनी थी खनन को, वो नैनीताल निवासी एक है, उन्होंने लगाई तो
वो क्यों आपने जो माफ किया, जब इस प्रदेश की माली हालत खराब है, तो आज वहां पर एक ऐसे वकील की लाखों रुपए फीस दिखाई गई, जो वकील कभी वहां अपियर ही नहीं हुआ। मतलब अब तो ऑनलाइन ही अपियर होने का विषय है, तो न्यायालय ने माना कि ये बहुत सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। तो यही विषय है कि ये तो विषय बहुत छोटा है जिसको लेकर हम जा रहे हैं। अगर हम न्यायालय में ही इस प्रकार से कर रहे हैं कि दिल्ली से कोई वकील आया और हर बार में उसको 20-20 लाख रुपए उसकी फीस दिखाई जा रही है, और लाखों रुपए का वो पैसा दिखाई जा रहा है, वो किसका पैसा है? और जब हाईकोर्ट ने ऐसे भ्रष्टाचार नहीं हो सकता गजेंद्र भाई। अब यह तो मैडम हम हमारी बात झूठा है, हम कह रहे हैं कि जनहित याचिका लगी है, और जो आपको चीफ सेक्रेटरी हैं उनको अपीयर होने के लिए कहा गया था कि आप यहाँ आइए और बताइए ये मामला क्या, आपने क्यों जो है वो करोड़ों रुपए लोगों के माफ किए, उन खनन माफियाओं के। विषय यह है कि ये सब जो नौकरशाही है, इस नौकरशाही से काम लेना सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे याद है हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे, एक बार उनका बयान आया था, उन्होंने कहा कि सचिवालय में मेरे आदेशों की फाइल जलेबी की तरह घूम रही है। लोगों को लगा कि हरीश रावत पॉलिटिकल बातें करते हैं, शायद इतनी गंभीरता ना हो, लेकिन निश्चित रूप से वो दिखाई देता है कि ये जो नौकरशाह है, जो उत्तराखंड का नौकरशाह है, एक तो मैडम ये कभी रिटायर नहीं होता। मतलब जैसे रिटायर होगा तो रिटायर होने से पहले इन लोगों ने एक ऐसा जाल फैला रखा इस प्रदेश के भीतर कि अगली कुर्सी तैयार कर रखी है। राधा रतौड़ी 6 महीने पहले रिटायर हो गई, उनको दोबारा एक्सटेंशन दे दिया, 2 बार एक्सटेंशन दे दिया। उनके पति को किसी दूसरे सेवा विभाग में, जो है सेवा का अधिकार विभाग में, उनको वहां बिठा दिया। जितने लोग यहाँ रिटायर होते हैं, रिटायर आज हो रहे हैं, कल उनके लिए दूसरी कुर्सी तैयार करेगी। तो इन अधिकारियों ने यहाँ के नेताओं की कमजोरी को भांपते हुए, के आधार पर मुझे लगता है कि अधिकारियों को डिप्यूट किया जाता होगा 6 महीने के लिए। उनका एक्सपीरियंस होगा वो उस विभाग के प्रति, मुझे लगता है कि इसीलिए। शांति जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शांति जी रखिएगा अपनी बात, फिर आती हूँ मैं। खत्म कर लूं। जो मैडम अनुभव की बातें करें, अनुभव की कोई बात भी नहीं है। पुलिस विभाग बना रखे हैं जहाँ इस प्रकार से लोग तैनात किए गए, जब रिटायर होने के बाद आपने। ठीक है गजेंद्र जी, अब शांति प्रसाद भट्ट जी की बात को सुन लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। जी शांति जी। रीना जी, लोकतंत्र लोक लिहाज से चलता है और इस सरकार में लोक लिहाज नाम की कोई चीज नहीं है। इनके मंत्री सरेआम आम नागरिक को पीटते हैं। यहाँ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान में है, और जो पत्रकार आवाज उठाते हैं उन पर ये मुकदमा दर्ज कर देते हैं। अभी हमने केदारनाथ में सोना चोरी का मामला उठाया था, पंडा पुरोहितों की बात है, और गजेंद्र भाई ने वही मामला उठाया, इन्होंने उन पर मुकदमा कर दिया। एक पत्रकार भाई को एक एक करके अपनी बात को रखेगा, एक एक करके अपनी बात को रखेगा। ठीक है कमलेश जी रुक जाइए, शांति जी की बात को पूरा होने देते, फिर इसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। सरकार के 3-3, 4-4 इनके संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष यौन शोषण के अपराध में नामी है, और अंकिता भंडारी के अपराध में भी इन्हीं के लोग सम्मिलित हैं। तो ये सारा इन्होंने देख लिया है। लोकतंत्र में लोक लिहाज इस सरकार में रहा नहीं है। इस सरकार को कोई मानने वाला नहीं है, और मुख्यमंत्री तो बेचारे से मुझे प्रतीत होते हैं। अगर पत्रकार भाइयों को इन्होंने वहां से उस सूची से हटाया तो ये बहुत निंदनीय है। मैं तो मांग कर रहा हूं, अगर इस सरकार में रत्ती भर का भी कोई ईमानदारी है या ये लोक लिहाज से चलना अपने को कहते हैं, तो तत्काल इसको जोड़िए और साथ में उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलनकारियों को उसमें जगह दीजिए। ये मेरी मांग है सरकार से। और अगर ये सरकार नहीं करती है तो आज जैसे हमने इनके गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया पूरे प्रदेश में, जो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का सदन में अपमान किया था, पूरे देश भर में आज लोग बीजेपी के खिलाफ। ठीक है, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। कमलेश रमन जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिएगा मुद्दे पर। देखिए शांति प्रसाद भट्ट जी जिस लोकतंत्र की बात करें उसकी धज्जियां तो आज इनके विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने उड़ा दी है। संसद भवन के अंदर एक महिला को धक्का मार के, एक बुजुर्ग सांसद को धक्का मार के। मुद्दे पर मैंने पहले कहा कमलेश रमन जी मुद्दे पर अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा, कंक्लूड कर रहे हैं डिबेट को। और जो सांसद घायल में उनका बयान है, उन्होंने खुद कहा है कि राहुल जी सबसे आगे खड़े थे, पीछे से धक्का आया है। आपके जो सांसद हैं जो एडमिट है अस्पताल में, उन्होंने खुद बयान दिया है टेलीविजन पर। ठीक है शांति प्रसाद भट्ट जी एक मिनट शांत हो जाइएगा, एक मिनट शांत हो जाइएगा, कंक्लूड कर रहे हैं प्लीज, सबके पॉइंट सामने दीजिए। कमलेश रमन जी मुद्दे पर फाइनल कमेंट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए रीना जी मुझे लगता है कि उत्तराखंड निवास में जो भी त्रुटि हुई है उसको ठीक कर लिया जाएगा, और आम नागरिकों के लिए भी और हमारे मीडिया जगत के लिए भी वहां पर सबके लिए दरवाजे खुले होंगे। कि हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से हमारे मीडिया जगत को आगे लेकर के चलते हैं और उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, उनके लिए हर संभव वो प्रयास करते हैं जो पत्रकारों को ऐसे मनमाने अधिकारियों पर लगाम लगाने की जरूरत है या नहीं कमलेश जी? बिल्कुल
बिल्कुल है रीना जी, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए कि गलत तरीके से कैसे कोई शासनादेश जारी कर सकता है बिना मुख्यमंत्री के संज्ञान के। बिल्कुल होनी चाहिए रीना जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आम नागरिकों को जिस तरह से इग्नोर किया गया, दिल्ली में उत्तराखंड निवास जो 120 करोड़ की लागत से बनाया गया और जनता की गाड़ी कमाई लगाई गई, लेकिन उसी जनता को वहां पर बैन कर दिया गया। यहां तक कि मान्यता प्राप्त जो पत्रकार हैं उन्हें भी एंट्री नहीं दी गई। तब जाकर ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता है, सुर्खियों में आता है और उसके बाद सीएम धामी इसका संज्ञान लेते हैं और शासनादेश जो जारी किया गया था उसमें बदलाव के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जो मनमाने तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, जिस तरह से विनोद सुमन ने मनमाने ढंग से शासनादेश जारी किया, आखिर ऐसे अधिकारियों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? क्योंकि जो इस तरह से अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मनमाने ढंग से कर रहे हैं, अगर उन्हें रोका नहीं जाता तो यकीनन वो इसी तरह से काम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन यहां सीएम धामी की तारीफ सभी कर रहे हैं क्योंकि समय रहते उन्होंने इसका संज्ञान लिया है। नमस्कार।